आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के अकाउंटेंसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपको पेपर में देखने को अवश्य ही मिल सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई ज़रूर से लाइक ज़रूर से कर देना। तो हमारा पहला प्रश्न है, बही खाता क्या है, यह लेखांकन में से किस प्रकार भिन्न है। बही खाता लेखांकन का ये एक हिस्सा है। वास्तव में यह लेखांकन की मूल बातें हैं और इसे जर्नल प्रविष्टियाँ पास करना, कैश बुक तैयार करना और खाता बही में पोस्ट करना शामिल है। लेखांकन प्रकृति में व्यापक है और वित्तीय विवरणों की तैयारी और विश्लेषण भाग से भी संबंधित है। हमारा फर्स्ट प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अभी दूसरे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न 2 है हमारा, बही खाता की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली क्या है। उत्तर है इसका, डबल एंट्री सिस्टम व्यावसायिक लेन देन रिकॉर्ड करने की एक पूर्ण और वैज्ञानिक प्रणाली है। यह व्यवसाय के दौरान अर्जित लाभ का पता लगाने और को किसी निश्चित तिथि पर पूंजी का पता लगाने में मदद करता है। तो हमारा दूसरा प्रश्न भी खत्म हो गया है। अभी हम तीसरे प्रश्न में बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो यह है, एकल प्रविष्टि प्रणाली क्या है। तो उत्तर है इसका, एकल प्रविष्टि प्रणाली एक अपूर्ण प्रणाली है। कुछ अकाउंटेंट नकद लेन देन रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं और अन्य गैर नकद लेन देन रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, इसलिए इसमें त्रुटियों और धोखाधड़ी का खतरा रहता है। यह केवल छोटे व्यवसायों के लिए उपयुक्त है। जो हमारा प्रश्न 4 है, खाते तैयार करने के उद्देश्य क्या हैं। खाते तैयार करने के उद्देश्य बताने हैं। उत्तर, व्यवस्थित तरीके से लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखना। ये हो गया हमारा। लाभ और हानि खाता तैयार करके लाभ या हानि का निर्धारण करना। ये हो गया। बैलेंस शीट तैयार करके वित्तीय स्थिति का निर्धारण करना। ये भी हो गया। आंतरिक और बाहरी दोनों उपयोगकर्ताओं को लेखांकन जानकारी प्रदान करना। यहाँ पे हमारा चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी पाँचवें प्रश्न पे बढ़ते हैं। जो हमारा प्रश्न 5 है वो लेखांकन की सीमाएं क्या हैं, ये बतानी है हमें इसमें। उत्तर है, लेखांकन पूरी तरह से सटीक नहीं है। उदाहरण के लिए लाभ या हानि का पता लगाने, किसी परिसंपत्ति के उपयोग जीवन का अनुमान लगाने, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करने, समापन स्टॉक के शुद्ध वसूली योग्य मूल्य आदि के लिए भी कुछ अनुमान लगाए जाते हैं। लेखांकन गुणात्मक तत्वों की अनदेखी करता है। प्रबंध और कर्मचारियों की गुणवत्ता का कौशल, औद्योगिक संबंधी आदि जैसे गुणात्मक पहलुओं पर विचार नहीं किया जाता है। लेखांकन मूल्य स्तर में परिवर्तन के प्रभाव की अनदेखी करता है। हालांकि लेखांकन यह मानता है कि धन का मूल्य स्थिर रहता है, जो वास्तव में सच नहीं है। लेखांकन विंडो ड्रेसिंग की ओर ले जा सकता है। विंडो ड्रेसिंग शब्द का अर्थ है खातों में इस तरह से हेरफेर करना ताकि महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया जा सके और वित्तीय विवरणों को वास्तविकता से बेहतर स्थिति के दिखाने के लिए प्रस्तुत किया जा सके। पाँचवा प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी छठे प्रश्न पर पढ़ते हैं। जो हमारा छठा प्रश्न है वो है, परिसंपत्तियों क्या हैं, देयताएं क्या हैं। जो उत्तर है, परिसंपत्तियां बतानी। पहले, परिसंपत्तियां किसी इकाई या उद्यम के स्वामित्व वाली संपत्तियां मूर्त संपत्तियां और अमूर्त संपत्तियां हैं। कोई भी चीज़ जो फर्म को भविष्य में अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाती है वह एक परिसंपत्तियां हैं। ठीक है। और जो हमारी देयताएं हैं, देयताएं का अर्थ है व्यवसाय द्वारा बकाया राशि। व्यवसाय के मालिक या साझेदार के प्रति देयता का आंतरिक देयता कहा जाता है। दूसरी ओर बाहरी लोग यानी मालिकों या साझेदार के अलावा अन्य के प्रति देयता को बाहरी देयताएं कहा जाता है। मतलब जो मालिक को देनी है वो है आंतरिक देयता, और जो दूसरे को देनी है वो है बाह्य देयता। तो हमारा छठा प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी सातवें प्रश्न पे पढ़ते हैं हम। हमारा सातवां प्रश्न है वो ये है, प्रावधान क्या है, यह दायित्व से किस प्रकार भिन्न है। जो उत्तर है इसका वो है, प्रावधान किसी दायित्व या हानि के लिए प्रावधान करने के उद्देश्य से लाभ के विरुद्ध लगाया गया शुल्क है। प्रावधान दायित्व से इस हद तक भिन्न है कि प्रावधान एक अनुमानित राशि है
जबकि दायित्व निर्धारित राशि, सटीक राशि है। हमारा प्रश्न 8 है वो है चालू परिसंपत्तियां क्या हैं। चालू परिसंपत्तियां वे परिसंपत्तियां हैं जो कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में बिक्री का या उपभोग के लिए प्राप्त होने की उम्मीद है या मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य में रखी गई हैं। यह रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद है, अर्थात बैलेंस शीट की तारीख या नकदी और नकदी समकक्ष जब तक कि उन्हें रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम 12 महीने के लिए विनिमय या देयताओं को निपटाने के लिए उपयोग करने से प्रतिबंध नहीं किया जाता, अर्थात बैलेंस शीट की तारीख। प्रश्न 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न 9 पढ़ते हैं अब। प्रश्न 9 क्या है? परिचालन चक्र क्या है? परिचालन चक्र प्रसंस्करण के लिए किसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकदी समकक्षाओं में प्राप्ति के बीच का समय है। जहां परिचालन चक्र की पहचान नहीं की जा सकती वहां इसे 12 महीने का माना जाता है। जो हमारा प्रश्न 10 है वो वर्तमान देयताएं क्या हैं? चालू देयताएं वह देयताएं हैं जो कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में निपटाए जाने की उम्मीद है या रिपोर्टिंग तिथि यानी बैलेंस शीट की तारीख के बाद 12 महीने के भीतर निपटाए जाने की उम्मीद है या मुख्य रूप से कारोबार करने के उद्देश्य से रखी गई है या रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम 12 महीने के लिए निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है। प्रश्न 11 हमारा गैर वर्तमान देयताएं के उदाहरण दीजिए। गैर वर्तमान देनदारियां वर्तमान देनदारी वे हैं जो वर्तमान देनदारियां नहीं हैं। उदाहरण के लिए दीर्घकालिक उधार, अन्य दीर्घकालिक देनदारियां और दीर्घकालिक प्रावधान। प्रश्न 12 हमारा प्रतिबद्धताएं क्या हैं? प्रतिबद्धताओं का अर्थ है कंपनी द्वारा भविष्य में किए जाने वाले कार्यकलापों के कारण वित्तीय प्रतिबद्धताएं। उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जाना चाहिए: पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों और अन्य निवेशों पर अघोषित देयताएं और अन्य प्रतिबाधाएं प्रकृति निर्दिष्ट की जानी चाहिए। और प्रश्न 13 हुआ है हम प्रावधान क्यों बनाते हैं? तो उत्तर है इसका लेखांकन की विवेकपूर्ण अवधारणा के अनुसार प्रावधान किया जाता है, जिसके अनुसार सभी प्रत्याशी व्यय और घाटे के लिए प्रावधान करें, लेकिन प्रत्याशी आय के लिए प्रावधान न करें। प्रावधान करके लाभ और संबंधी परिसंपत्तियों का एक हिस्सा बनाए रखा जाता है, जिसे अन्यथा लाभ के रूप में वितरित किया जा सकता है। हमारा प्रश्न 14 वो है रिजर्व क्या है? रिजर्व मुनाफे में से अलग रखी गई रकम है। यह व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए मुनाफे या संचित मुनाफे का विनियोजन है। ठीक है। और प्रश्न 15 हमारा सामान्य आरक्षित निधि क्या है? सामान्य रिजर्व वह राशि है जो मुनाफे से अलग रखी जाती है, किसी खास उद्देश्य के लिए नहीं। यह किसी भी भविष्य की आकस्मिक व्यवसाय के विस्तार के लिए उपलब्ध होती है। हमारा प्रश्न 16 है वो है आस्थगित राजस्व व्यय क्या है? आस्थगित राजस्व व्यय प्रकृति में राजस्व व्यय है, लेकिन इसे एक से अधिक लेखा अवधि में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, प्रभारित किया जाता है, क्योंकि यह अनुमान लगाया जाता है कि वैसे व्यय का लाभ एक से अधिक वित्तीय वर्षों में अर्जित होगा। उदाहरण के लिए बड़ा विज्ञापन व्यय जो एक से अधिक लेखा अवधि के लिए लाभ देगा आस्थगित राजस्व व्यय है। ठीक आ गया समझ में? तो प्रश्न 17 हमारा प्रारंभिक प्रविष्टियाँ क्या है? व्यवसाय की शुरुआत में और वर्ष की शुरुआत में लेखांकन लेन देन
शुरू करते समय सभी परिसंपत्तियों को डेबिट और सभी देनदारियों और पूंजी को क्रेडिट किया जाता है। इस तरह की गई जर्नल प्रविष्टियों को प्रारंभिक प्रविष्टियां कहा जाता है। तुम्हारा प्रश्न 18वां है वह मिश्रित प्रविष्टियां क्या हैं, 3 उदाहरण दीजिए। जब दो या अधिक जर्नल प्रविष्टियों को मिलाकर एक जर्नल प्रविष्टि बनाई जाती है तो इसे मिश्रित प्रविष्टि कहा जाता है। उदाहरण के लिए दी गई छूट और देनदारियों से प्राप्त नकदी के लिए जर्नल प्रविष्टि, शेयर आवेदन राशि को शेयर पूंजी में स्थानांतरित करने और शेयर आवंटन के लिए जर्नल प्रविष्टि और शेयरों की जब्ती के लिए जर्नल प्रविष्टि। ठीक है भाई, आ गया होगा समझ में। प्रश्न 19 पे चलते हैं हम। प्रश्न 19 है मिश्रित प्रविष्टि क्या है, 3 उदाहरण दीजिए। जब 2 या अधिक जर्नल प्रविष्टियों को मिलाकर एक जर्नल प्रविष्टि बनाई जाती है तो उसे मिश्रित प्रविष्टि कहा जाता है। उदाहरण के लिए दी गई छूट और देनदार से प्राप्त नकदी के लिए जर्नल प्रविष्टि, शेयर आवेदन राशि को शेयर पूंजी में स्थानांतरित करने और शेयर आवंटन के लिए जर्नल प्रविष्टि और शेयरों की जब्ती के लिए जर्नल प्रविष्टि। ठीक है भाई, ऐसे लिख के आना, आपको एग्ज़ाम में भी आपको पूरे मार्क्स मिले हैं अगर आप ऐसे लिख के आते हो। तो अब हमारा 20 लास्ट प्रश्न है 20वां प्रश्न हमारा, रोकड़ बही की क्या विशेषताएं हैं। रोकड़ बही प्राइम प्रविष्टि जर्नल की पुस्तकें हैं क्योंकि नकद लेन देन सबसे पहले यहीं दर्ज किया जाता है और साथ ही यह खाता बही का भी हिस्सा है क्योंकि यह एक खाते के रूप में है। ठीक है भाई, तो हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने इसको ध्यान से सुना होगा तो आप इसको एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख पाओगे। आपको एक क्वेश्चन अवश्य से देखने को मिलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आया तो भाई कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप लिख देना बिल्कुल। और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो